फ्रेंड्स, क्लास 9th के मैथ्स एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आपको बेसिक चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी और इसके बाद इससे अगली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 कराई जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है पहला, इसको नाम है प्राकृत संख्या या इनको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या होती हैं ये? इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या होती है कि जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, गिनती वाली संख्याओं को आप क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब गिनती आप कहाँ से शुरू करते हैं? काउंटिंग आप कहाँ से शुरू करते हैं? काउंटिंग आप 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक भी आप चाहें, अनंत तक, इनफाइनाइट तक आप गिनती कर सकते हैं। तो जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो 1 से शुरू होकर के और अनंत तक कहीं तक भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं इन्हें आप कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं इनको आप कैपिटल N से दर्शाते हैं और 1 से लेकर के अनंत तक ये हो सकती हैं। ठीक है, गिनती वाली संख्या, गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारी प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं और इनको कैपिटल W से क्या करते हैं? आप दर्शाते हैं। इन्हें कैपिटल W से दर्शाते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है? अगर आप गिनती वाली संख्याओं के समूह में, जैसे गिनती वाली संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 और इस तरह से अनंत तक आपकी संख्याएं चलती हैं, तो अगर आप गिनती वाली संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर दें, 0 को भी उसमें शामिल कर दें, तब ये जो आपको समूह प्राप्त होता है ये पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तब आप क्या कह सकते हैं कि जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं वो तो हैं आपकी 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक चलती हैं। इसी तरीके से आपकी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चल सकती हैं। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर एक बात देखिएगा, हम इसमें ऐसे लिख देते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी मिला दिया जाए, 0 को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल W से दर्शाते हैं। तो W से आपकी 0 1 2 3 4 अनंत तक
5 6 7 8 9 10 जितने भी लिख सकते हैं, और अनंत तक ये आपकी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और अगर बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की तो वो है आपकी 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, जितनी भी पूर्ण संख्याएं आ रही हैं या जितनी भी ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये सभी की सभी पूर्ण संख्याओं में भी आएंगी। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी की सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर भी आएगी। तब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें नोट लिख देंगे यहाँ पर, एक नोट बना करके, कि प्रत्येक हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं और सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में भी आ रही हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं? अब देखिएगा, हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर 0 भी आता है और 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, कारण पता चला होगा आपको। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पूर्णांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, और इनको I से या Z से दर्शाते हैं। इसका I से तो हो गया आपका इंटीजर। ठीक है, और Z जो है, Z कहाँ से आया है? ये Z ज़हलीन वर्ड से आया है ये, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग पूर्णांक ही होता है। ठीक है, ये ग्रीक शब्द है। तो अब आप देखिएगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में अगर क्या करें, अब जैसे ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं अनंत तक। अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऋणात्मक अंकों को, यानी कि माइनस वाली संख्याओं को भी मिला दें, तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक अंकों को भी मिला दें, ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी मिला दें, तब हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा आप। इसके आगे चलते हैं फिर। तो देखिएगा पूर्णांक क्या है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक अंकों को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। अब पूर्ण संख्याएं क्या थी आपको बताया मैंने। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक। और इसमें अगर हम माइनस अंकों को भी मिला दें, -1 -2 -3 -4 और ये ऋणात्मक अनंत तक। ठीक है, और ध्यान रखें, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं उनको धनात्मक कहते हैं और जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक बात देखिएगा कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ये सभी जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये सभी के सभी पूर्णांकों के समूह में आ रही है। तब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से एक बात नोट लिख सकते हैं कि प्रत्येक
पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर और धनात्मक चलती हैं, जबकि पूर्णांक ऋणात्मक में भी होते हैं। पूर्णांक कभी भी, जो पूर्ण संख्या है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि परंतु प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है, आप 0 से सीधे हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, राइट की तरफ जितने ज़्यादा चलते हैं उतनी संख्याएं बढ़ती हैं, और जितना आप लेफ़्ट की तरफ चलते हैं उतना संख्याओं का मान घटता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कहीं पर -3 लिखा हुआ है और कहीं पर लिखा हुआ है -1, तो -1 क्योंकि आपका सीधे हाथ की तरफ है तो -3 से बड़ा रहेगा आपका -1। ठीक है, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी है वो उतनी ही बड़ी रहेगी ड्यू टू द नंबर लाइन। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है ये हमारा, क्या कि पूर्णांक जो होते हैं आपके, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो 0 से बड़े पूर्णांक हैं, 0 से बड़े पूर्णांक वो तो हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, और जो 0 से छोटे पूर्णांक हैं वो हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक होते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, धन मतलब प्लस, धनात्मक पूर्णांक नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो 0 से बड़े, 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे 0 तो आएगा नहीं इसके अंदर, 1 2, क्योंकि 0 से बड़े कहा है, 0 को शामिल नहीं करना है, 0 से बड़े कहा है। 1 2 3 4, यानी कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी के सभी धनात्मक पूर्णांकों के अंदर आएगी। ठीक है, और इसी तरीके से होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से छोटे पूर्णांक, 0 से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी माइनस की संख्या है, -1 -2 -3 -4, और इस तरह से आप इनफाइनाइट तक, अनंत तक ले सकते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, इसमें जो 0 है, 0 से बड़े तो हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक, और 0 से छोटे हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर जो 0 है, 0 किस तरह का पूर्णांक है? तो ध्यान रखिएगा, 0 एक पूर्णांक तो है, परंतु ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि 0 यानी कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हर एक बात को बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही खोल करके सारी चीज़ों को बताया जा रहा है।
तो सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, और जब आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, यहीं से सारे आंसर निकलेंगे आपके, जो भी आपके सत्य असत्य हैं या जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी आएंगे सभी यहीं से इसके आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद पहले इसे नोट कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। तो कोई भी वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है जिसे p/q के रूप में, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। और जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q का मान नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि कोई भी संख्या जिसे, कोई भी बटे वाली संख्या, कोई भी अपॉन वाली संख्या, उसको आप क्या कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। बस आपकी शर्त ये है कि आपके अपॉन में माइनस, अपॉन में आपका जो है 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बटे वाली संख्या को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। और p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको भी, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि बटे वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और p और q पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक आप जानते हैं कि प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो यहाँ पर ही अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये 5 है और ये 3 है, ये धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये -4, ये 3, तो ये -4 है आपका ऋणात्मक पूर्णांक और 3 है आपका धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर -13, -5, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो बस अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सभी बटे वाली संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि 0 का अपॉन में आने के कारण ये आपका अनंत आ जाता है, जो कि आपका अभी तक अपरिभाषित है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिखा गया है कि q का मान 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि जो हर है आपका वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। याद रखिए, मैंने कहा है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर तो आपका 0 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 0 आने का मतलब ये है कि 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो उसका आंसर आपका 0 आता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बात कि अगर 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तब वो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। और अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तब उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है अपरिमेय संख्याएं। अगला जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक बात सुनिएगा ध्यान से, आप एक बात समझिएगा। इससे पहले एक बात है कि हमारे जो पूर्णांक हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ठीक है, जैसे -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, ये सभी के सभी हमारे पूर्णांक हैं, प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी संख्या के अपॉन में, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में आप 1 मान सकते हैं, 1 ले सकते हैं। जिसके भी अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि अगर जैसे हमने 1 लिया अपॉन में तो ये p/q के रूप की हो गई, ये p/q के रूप की हो गई, यानी कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं सबके अपॉन में 1 लगा करके आप जो है उसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तब आप यहाँ पर एक बात ये लिख देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इसका उल्टा संभव नहीं है कि हम ये कहें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक
हम ये कहें ये बात संभव नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो वर्ड है ना पूर्णांक, 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 इसका अर्थ है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, यानी कि आपका पूरा अंक। अब ये पूरा अंक रहेगा, चाहे आपका 0 रहे, चाहे आपका -1, -2, -3 रहेगा ये पूरा, यानी कि ये कभी भी 2.5, पौना 3 यानी कि पॉइंट में ये कभी भी नहीं आएगा। पूर्णांक कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। तो जैसे कोई परिमेय संख्या होती है, जैसे ये 5/3 लिखा हुआ है, 5/3, ठीक है। तो अगर हम इसे 3 से भाग दें, 3 एकम 3 और 2 बचे, पॉइंट लगा करके आप 0 बढ़ा लेंगे तो 3 × 18 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये जो 5/3 है, ये जो परिमेय संख्या है, ये पॉइंट के रूप में भी आ सकता है, जबकि पूर्णांक कभी भी पॉइंट के रूप में नहीं होता है, वो हमेशा पूरा अंक रहता है। जैसे या तो 1 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या 2 रहेगा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक के अपोन में 1 लगा करके उसको p/q के रूप की बना सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या तो रहेगा, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। प्रत्येक, हर एक नहीं हो सकती। जैसे कुछ हो सकती है, मान ली 15/5 लिखा हुआ है, 15/5 लिखा हुआ है, तो आपने 5 या 15 कर दिया, 3 आ गया, आपका ये पूर्णांक हो गया, लेकिन हर एक नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, इसको आप नोट करिएगा पहले। तो देखिएगा, अगला टॉपिक है आपका, ये है अपरिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या तो वो है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में आपके जो भी आप ध्यान रखें, अंडर रूट वाली वे सभी संख्याएं जो जिनका जोड़ा अंडर रूट के अंदर नहीं बन सकते और आप इसे अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं जो हैं आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएगी, जैसे कि √6। और इसी तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे √6 को देखेंगे, तो 6 के जब आप जोड़े बनाएंगे तो ये फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से जाएगा 2 3 6, ना तो आपका 2 का जोड़ा बन रहा और ना ही आपका 6 का जोड़ा बन रहा। तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या के अंदर आएगा। मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, जब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि इनके पीछे इनके अपरिमेय होने का कारण क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि जो भी अंडर रूट वाली ऐसी संख्या है जिनका जोड़ा अंडर रूट के अंदर नहीं बनता और ये बाहर नहीं निकलती रूट से, तो वो सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसी के साथ साथ एक पाई जो संख्या है, पाई भी एक आपका अपरिमेय संख्या के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको यहीं पर रोक देंगे, आदि, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका वास्तविक संख्या। ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 10 जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका पहला नाम ही वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो जो क्लास 10th है उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये बेस हो सकती हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो ये क्या होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है आपका वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाता है, ठीक है। यानी कि चाहे आपकी प्राकृत संख्याएं हों, चाहे पूर्ण संख्याएं हों, चाहे पूर्णांक हों, चाहे परिमेय संख्याएं हों, चाहे अपरिमेय संख्याएं हों, सभी की सभी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है।
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आ सकती, वास्तविक संख्याओं में जो वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, इनमें परिमेय भी आ सकती हैं, परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर नोट करके ये बात लिख सकते हैं, देखिएगा परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय नहीं होती हैं, ये अपरिमेय भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वे सभी की सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक तो परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। इसलिए हम हर एक वास्तविक संख्या को परिमेय नहीं कह सकते, क्या पता वो अपरिमेय हो। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरी बात लिखेंगे, दूसरा नोट लिख देंगे, कैसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बात को। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं, जो गिनती वाली संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पढ़ा है हमने पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को भी मिला दें तो आपका पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक चलती हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने पूर्णांक पढ़ा है। पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को भी मिला देंगे तो हमारे पूर्णांक का समूह प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम ऋणात्मक अंकों को भी मिला दें, माइनस वाले अंकों को भी मिला दें, तब हमारा पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। 0 से बड़े सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, 0 से छोटे सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो भी जितने भी पूर्णांक हैं उन सभी के अपवन में हम 1 लगा सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक के अपवन में 1 लगा करके हम उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी जाती है। जितनी भी, याद रखिएगा, जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं वो सभी की सभी आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। बस अपवन में उसके 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख दिया है कि P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है, तो 0 कभी भी अपवन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक के अपवन में 1 लगा करके उसको आप परिमेय संख्या बना सकते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, और पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक। या तो ये प्लस में रहेगा, या माइनस या जीरो रह सकता है, लेकिन पूरा रहेगा। -1 रह सकता है, -2 रह सकता है, +1 +2 0 रह सकता है, लेकिन कभी भी ये पॉइंट्स के अंदर नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो था आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो है जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे √2, √3, √5, √6, पाई आदि। तो ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सभी का समूह जो है वास्तविक संख्याएं कहलाता है, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं के अंदर क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की आती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, और लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा। इसके अगले लेक्चर में, दूसरे पार्ट के अंदर जो है, इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। इस सभी को अगर आप ध्यान देंगे इन पर, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।